नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका 14वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ा रोचक लग रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मिस मजूमदार, आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध करने आया हूँ। प्रवीर का नम्र शिष्ट स्वर संयत और शांत था। कृपा कर आप अपने रहने का कहीं अन्यत्र इंतजाम कर ले। बस इतनी सी बात? कली हंसकर बोली। एक अनुरोध मेरा भी है। जितनी देर यहाँ है, कृपा करके मुझे मिस मजूमदार कहकर ढक ना दे। इस नाम से मुझे पुकारने वाले ईश्वर की कृपा से बहुत है। मेरा नाम बहुत छोटा सा है। जीभ को किसी प्रकार की जिम्नास्टिक नहीं करनी पड़ती। कली। और रही आपका घर छोड़ने की बात, मैं कल ही जा रही हूँ महाशय। प्रवीर का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। देखिए, मजाक करने का अभ्यास नहीं है। कल और परसों आपने जो कुछ किया है, उससे शायद आपको लज्जा न हुई हो और ऐसा करने का अभ्यास रहा हो, पर मुझे नहीं है। हमारे घर की अपनी एक मर्यादा है। ओह, आई सी। बड़ी बड़ी आंखों के व्यंग में सहसा दामोदर सजीव होकर प्रवीर को अंगूठा दिखाने लगा। मैंने सुना है कि विद्युत रंजन मजूमदार राजा गजेंद्र बर्मन आपके ससुर के परम मित्र है। लॉरी आंटी के पोल्ट्री फार्म में भी पांडे जी के खासे शेयर है। तब तो निश्चय ही आपको अपने ग्रह की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रवीर बौखला कर उठ गया। मैं आपसे यहाँ नीति शतक पढ़ने नहीं आया हूँ। इतने दिनों से आप मुफ्त में हमारा कमरा हथिया बैठी है। रात आधी रात मसान साध चरस गांजे की दम लगाने को क्या हमारा ही घर रह गया है? शांत हो महाराज। कली ने दोनों हाथ फैलाकर उसका मार्ग रोक लिया। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सिलोन में नौकरी मिल गई है। अब आप जा रहे काबुल और मैं सिलोन। दो विभिन्न दिशाओं में हम दोनों कल सैटेलाइट की ही तेजी से उड़कर अदृश्य हो जाएंगे। वाई नॉट पार्ट फ्रेंड्स? जरूरी नहीं है कि यहाँ कुश्ती के ही दांव पेच हो। बड़े हल्के स्वर में टहुकती कली उसे फिर उसी आसन पर खींच लाई। विद्युत रंजन मजूमदार तुम्हारे ससुर के मित्र न होते तो मैं तुम्हें जाने भी देती, पर मेरी अनुपस्थिति में वह कहीं कोई विष बूझा शब्द भेदी बाण छोड़कर मुझे लंकाई में ठंडे न कर दे। इसी से तुम्हें सब सुनना होगा। मैं क्यों मसान साधती हूँ, क्यों गांजे चरस की दम लगाती हूँ? क्या यह भी तुमने कभी सोचने की कोशिश की है काबुली वाले? क्या कभी तुमने यह भी सोचा कि क्यों सब मेरे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालते हैं? क्यों मेरे विकास का पथ कांटों से अवरुद्ध है? तुम्हारी दृष्टि में शायद मैं व्यभिचारिणी हूँ। क्यों विदेशी छोकरों के साथ रात आधी रात मसान साधती हूँ? फिर भला अच्छी कैसे हो सकती हूँ? कली एकदम उसके पास खिसक आई। नर्सरी राइम पढ़ी है ना? When she was good, she was very very good. When she was bad, she was horrid. शायद वही हूँ मैं। कली ने हंसकर अपना एक हाथ प्रवीर के घुटनों पर धर दिया। एक ही बार शमशान गई हूँ, पर कितनी शांति मिली वहां, तुम्हें कैसे बताऊं। कैसा आश्चर्य था कि जहां ऐसी शांति मिली थी, भय नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहा था। घर लौटने पर उसी स्मशान की स्मृति मेरे प्राण लेने लगी थी। तभी तो तुम्हारे कमरे में भाग आई थी। कली ने सामकर अपनी लंबी अंगुलियों के यत्न से सवारे गए लंबे तीक्ष्ण नाखून प्रवीर के घुटनों में गड़ाई दिए। तुमने सोचा मैं बहाना बना रही हूँ, क्यों? पर तुम्ही ने मेरी उच्छृंखलता को मुखर बना दिया है। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा, उसी दिन मुझे लगा था कि यही मेरा सिद्धि सोपान है। जिस दिन इस दुरूह व्यक्तित्व दुर्ग की चारुता, संयम और दर्प की दीवारों को अपने सौंदर्य डायनामाइट से उड़ाकर इस सिद्धि सोपान पर बैठ जाऊंगी, उसी दिन मेरे हृदय में जन्म से सुलग रही विद्रोहाग्नि स्वयं ही ठंडी हो जाएगी। कभी कभी इसी अग्नि से मैं भीतर ही भीतर ऐसी दहकने लगती हूँ कि जी में आता है पूरे संसार को फूंक दूं। जब वही तीव्र दाह असह्य हो उठता है, उसका सुकुमार भोला चेहरा वैसे ही किसी देवी तेज से तेजोमय होकर दमकने लगा। तभी मैं मसान साधती हूँ, तभी गांजे चरस की दम लगाती हूँ। जब लोगों की दृष्टि में मैं कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। कली का विचित्र अंतपुर अंधकार में गले तक डूब चुका था। उसका प्रवीर के घुटनों से लगा पीला चेहरा कभी सड़क पर जा रही किसी कार के प्रकाश में क्षण भर को चमकता और फिर अंधेरे में डूब जाता। वह अनर्गल बोलती ही जा रही थी, जैसे आकाशवाणी के किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का टेप गोल गोल घूम रहा हो। शिशुघाती पार्वती, पठान पिता, सुंदरी पन्ना, विद्युत रंजन, असंख्य देशी विदेशी मौसियों के धुंधले चेहरे, लॉरिन आंटी, सब बारी बारी से आकर प्रवीर को घेर कर बैठ गए।
घुटनों से लगी उस दुबली कमजोर लड़की के प्रति महीनों के संचित निर्ममता सहसा मोहमय हो उठी। कंधे तक झूल रहे किंचित कुंचित केश, निर्दोष चावनी में बांध लेने वाली बड़ी आंखें, यत्न से संवारी गई भवें और किसी मूर्ति में तराशी गई सी उन्नत नासिका। किस मूर्ख ने कहा है, प्रवीर सोचने लगा, फलेन परिचीयते वृक्ष। कौन कहता है कि फल की पहचान वृक्ष से होती है? क्या सड़े गले किसी वृक्ष पर ऐसा लुभावना फल सचमुच ही लगा होगा? मैं हमेशा सोचती थी, कली कहती जा रही थी, कि मेरे डैडी विवियन के डैडी से ही होंगे। ऊंचे अगले हाथ में दबी होगी सिगार। तब मैं क्या जानती थी कि मैं हाथ में सिगार थमा भी देती, तब भी शायद मेरी डैडी अपनी अंगुलियों के ठूंठ से उसे पकड़ न पाते। अम्मा इन्हीं विद्युत रंजन मजूमदार से कह रही थी और मैंने छिपकर सब सुन लिया। डैडी की जिस इमेज को बनाने में 18 साल लगे थे, वह 3 मिनट में मिटकर रह गई। अपने को हूर समझती है छोकरी, अम्मा कह रही थी। क्या पता, कोड़ियों की भीड़ में ही शायद तुझे तेरा कोड़ी बाप मिल जाए, या नैना देवी के बाहर बैठी कोड़िनों की पंगत में तेरी माँ बैठी होगी। पहले मुझे लगा कि मैं सुनकर पागल हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या सच में ऐसा होगा? जहाँ किसी कुष्ठ रोगी को देखती, मुझे लगता यही मेरा पिता है। एक बार जगने पर रात भर बैठी रहती, कभी देखती मेरी दोनों पैरों की अंगुलियां जड़ गई हैं और लंगड़ा लंगड़ा कर भीख मांग रही हूँ। कभी देखती मेरी यह नाक, जिसका मुझे इतना गुमान है, बीभत्स बनकर भीतर धंस गई है। जहाँ लेप्रेसी का लिटरेचर मिलता, दीमक बनकर चाट जाती। आरंभ में मैं कैसे यह रोग छद्मवेशी शत्रु की भांति कंधे पर हाथ रखता है, सब मैंने जान लिया। कभी एकांत कमरे में मैं घंटों अपनी त्वचा को टटोलती। क्या पता कहीं पैतृक रोग किसी कोने में कुटिल शत्रु सा दुबक कर बैठा हो। कली का हाथ प्रवीर के घुटने में लगा, बार बार कांप रहा था। देश विदेश में जब जब मेरे सौंदर्य को पत्र पुष्प समर्पित होते, नियति साथ चल रही किसी शुभेच्छुका शेप्रिन की ही भांति मुझे अंतरात्मा के एकांत कक्ष में खींचकर समझाने लगी, डोंट लेट इट गो टू योर हेड। प्रशंसा का मद शैंपेन का सा ही मद होता है। इट गोज टू योर हेड इन नो टाइम। और जहाँ एक बार उतरा, इट मेक्स यू फील मिजरेबल। फिर भी मैं विश्व मेले के प्रांगण से उसी मद में झूमती अपने होटल के कमरे में अकेले लौटती, तो नशा उतर जाता। लगता मेरे दीन दरिद्र पंगु माता पिता मेरे सिरहाने खड़े होकर मुझे फटकारने लगे हैं। वैभव विलास और ऐश्वर्य से अंधी लड़की, तेरे माँ बाप अली गलियों में भीख मांग रहे हैं। उनके अमेरिकी दूध के खाली डिब्बे के भिक्षा पात्र में एक नया पैसा भी खनकता है तो उनकी आंखें चमकने लगती है, और तुझ पर ऐसे विदेशी डॉलर बरस रहे हैं। क्या तुझे शर्म नहीं आती? कली ने यत्न से सिसकी दबाकर प्रवीर के घुटनों पर सिर रख दिया। फैले झबरे बालों पर स्वयं ही प्रवीर का हाथ चला गया। उसी स्पर्श से चौंक कर कली ने सिर उठाया। अविश्वास से सिर सहलाने वाले को देखने की चेष्टा की, पर अंधकार में केवल स्पर्श ही हाथ आया। उसी हाथ को कली ने कसकर पकड़ लिया। चाहती तो मैं एक विदेशी लक्षाधिपति को छलकर उसकी अगाध संपत्ति हथिया सकती थी। बेचारा मेरे प्रेम में एकदम पागल हो गया था। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और मैंने अपने जन्म का टेप खोल दिया। फिर अभागे ने पलट कर नहीं देखा। कहीं तुमने ऐसे ही प्रस्ताव रखा होता तो क्या मेरा टेप सुनकर भी मुझे ग्रहण कर पाते? वह हंसकर पूछती हुई उसके शरीर से सट ही गई। शायद नहीं, इसी से तो मैं अपनी जीवन दात्री को कभी क्षमा नहीं कर पाती। मुझे बचा तो लिया, पर मेरे गले में पत्थर अटका कर मेरे हाथ पैर बांध मुझे गहरी झील में तैरने के लिए छोड़ दिया। कली अपने मुंह से बड़ी स्वाभाविकता से फिसल गए उसके 2 अक्षरों के नाम की खनक से प्रवीर चौंका नहीं। बहुत रात हो गई है, अब चलो। वह उठ गया, पर कली घुटनों में सिर टिपाए वैसी ही बैठी रह गई। यह तो विद्रोहिणी कली का नया ही रूप था। सदा से ही मॉडलिंग के विदेशी स्कूल में कंधे सतर कर सिर उठाए चलने की शिक्षा पाई कली अचानक नतमुखी कैसे बन गई? चलो घर चले। प्रवीर ने बिना किसी झिझक के बड़े आदर से उसका हाथ पकड़ लिया। घर? फिर कहो एक बार, चलो घर चले। वो उठने वाली की हंसी थी या सिसकी? खड़ी होकर कली प्रवीर की बाह से लता से लिपट गई। क्या अपनी अम्मा के सामने, अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़कर ऐसे ही कह पाओगे, चलो घर चले? मेरे गलित वंश की महिमा क्या इतनी जल्दी सब भूल गए? मैंने ऐसी वेश्या का स्तनपान किया है जिसकी धमनियों में फिरंगी का रक्त बहता था। दोगली संतान को साथ लेकर फेरे फिरना, वह भी अग्नि को साक्षी रखकर, इतना सहज नहीं होता। फिर भी अनजान बनकर कहते हो
चलो घर चले। खबरदार, अब ऐसा मत कहना। क्या पता कहीं सचमुच ही बाह पकड़कर साथ चल दूं। वह उसे छेड़ती बाह से झूलती चलने लगी। प्रवीण ने बाह छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। कार के पास पहुंचकर उसने बड़ी स्वाभाविक भद्रता से पिछला द्वार खोल दिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे स्वयं उस गर्वीली स्वामिनी का दीनहीन चालक हो। कली ने लपक कर द्वार बंद कर दिया और चालक की सीट के पार्श्व में बड़े अधिकार से तनकर बैठ गई। प्रवीर बिना कुछ कहे दूसरा द्वार खोलकर व्हील साधने लगा। डरना मत, हंसकर कली बाह पकड़कर उसकी ओर लग गई। हर तीसरे महीने अपने रक्त की जांच करवाती रहती हूँ। अरे कहाँ लिए जा रहे हो? बाह की पकड़ सख्त हो गई। मैं आज घर नहीं जाऊंगी। परिचित मोहक सुगंध के साथ लुभावना चेहरा प्रवीर के कंधे से लग गया। चौंक क्यों गए? मैं सच कह रही हूँ, आज घर नहीं जाऊंगी। क्या आरण्यक की नतमुखी कली घुटनों में सिर छुपाए वहीं छूट गई थी? यह तो नृत्य की सी ही विद्रोहिणी कली थी जो अपने हृदय की धधकती ज्वाला से समूचे संसार को फूंकना चाहती थी। मुझे लॉरिन आंटी क्या छोड़ दो, आज मैं वहीं रहूंगी। जिस लंपट लॉरिन आंटी का परिचय वह घंटे भर पूर्व स्वयं ही उसे दे चुकी थी, जहां उसे हमेशा यही लगता था कि सीआईडी का पूरा गुप्तचर विभाग उसकी एक एक सांस का लेखा जोखा रखता, दिन रात अदृश्य बना उसके पीछे हथकड़ियां लिए घूम रहा है। उसी लॉरिन आंटी के यहाँ वह स्वयं रात बिताने का प्रस्ताव। क्यों? क्या आज फिर वहीं रहने जा रही हो? प्रवीर के खिन्न धीमे स्वर में करुणा थी या व्यंग? कली अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। पूछते हो क्यों? वह व्हील के साथ घूमती बाह के साथ साथ चली जा रही थी। क्योंकि आज आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ। चलो बाई सड़क की ओर मोड़ लो। तीसरे ही मोड़ पर आंटी का बंगला है। वैसे बंगला अंगला बस ऐसा ही है, पर आंटी बड़े रोब से उसे बंगलो ही कहना पसंद करती है। बस यहीं पर गाड़ी रोक दो। प्रवीर ने इधर उधर देखकर गाड़ी रोक दी। बीहड़ सी बस्ती में दो तीन काली धुंधली बत्तियां टिमटिमा रही थी। क्या देख रहे हो ऐसे? कार का द्वार खोलकर वह हंसती हंसती उतर गई। आंटी की सकरी गली में तुम्हारी गाड़ी जाएगी नहीं, एकदम सकरी टनल है। कितने बजे जा रहे हो तुम कल? प्रवीर उस स्पष्ट संतुलित स्वर को सुनकर चौंक गया। 3 बजे। पर क्या तुम सचमुच घर नहीं चलोगी? फिर वही शैतान बड़ी आंखों में अनोखी चुहल की बिजली कौन गई। वह पलटकर उसी की खिड़की के पास सट गई। कहाँ तो कंधे पर भी हाथ नहीं धरने देते थे और कहाँ अब छोड़ने का ही मन नहीं है। क्यों? चलते चलते तुम्हें एक बात और बतला दूं। कन्फेशन करना ही है तो पूरा क्यों न कर दूं। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी उसी दिन मैंने भी अपनी सगाई का उत्सव मनाया था। जानते हो कहाँ? श्मशान में। ओठों की बंकिन मुस्कान से वह चेहरा कितना बचकाना लगने लगा था। या शायद टेढ़ी मांग निकालकर उस दिन चेहरे को उसने स्वयं ही बदल लिया था। आज वह जैसे और भी छोटी बच्ची बन गई थी। तुम्हारी कुन्नी की साड़ी पहनकर मैं मन ही मन तुम्हारी वाग्दत्ता वधु बन गई थी और इठलाने लगी थी। मेरे अतिथि के अर्थी में बंध कर आए मुर्दे। जिस दिन तुम्हारी बारात आएगी उस दिन एक बार फिर वह साड़ी पहनकर दुल्हन बनूंगी। तुम्हारे चदरे की गांठ में स्वयं ही दूसरी जादूगरी गांठ लग जाए तो चौंकना मत। कार की खुली खिड़की से उसने अपना चेहरा प्रवीर के गालों से सटा लिया। मैंने मसान साधा है, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। नैनीताल में हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनके साले का विवाह हुआ तो बेचारा अपनी बच्ची से दुल्हन के पीछे दीवाना बना घूमता था। विवाह के छठे महीने ही बेचारी को ग्लैंड का टीबी हो गया। नन्हे पेट में गिल्टियों का मारात्मक गुच्छे का गुच्छा बिखर गया। जब वह मरी तो बेचारा पीपल के नीचे खड़ा होकर अंजलि भर पानी ऐसे चढ़ाता था जैसे उसकी प्यासी दुल्हन उसकी अंजलि से सचमुच ही मुंह सटाकर पानी घुटक रही हो। कैसी भाग्यवती होगी वह, मरने पर भी पति के हाथ का पानी। तभी तो शाहजहां ने औरंगजेब को लिखकर भेजा था, धन्य है हिंदू जाति जो मरे पिता को भी पानी देती है। और एक तू है जो जिंदा बाप को भी एक बूंद पानी के लिए तरसा रहा है। कली ने व्हील पर धरे चौड़े हाथों पर झुककर ओठ धर दिए। रेशमी बालों के थक्के प्रवीर को रोमांचित कर उठे। कुछ पलों तक कली चेतना खो बैठी। फिर उसने अपने विद्रोही चित्त की लगाम खींच ली। बाहर खड़ी होकर वह स्थिर शांत चित्त में बोली, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। बिना प्रवीर के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह मुड़ी और बिना एक बार पलटकर देखे ही किसी अनजान संकरी गली में खो गई। कल तक जिसके स्पर्श की कल्पना से ही वह घृणा से सिर उठता था, आज उसी के पीछे भागकर उसे बाहों में भर लेने को वह व्याकुल हो उठा। वह कार से उतर गया। क्या कलकत्ता में भी ऐसी बियाबान बस्ती हो सकती है? बस्ती भी कहाँ थी,
लगता था किसी जादुई परी की सी ही वह किसी जंगल में सर्र से सरक गई है। कुछ देर तक प्रवीर वहीं खड़ा रहा। क्या पता शायद उसके लॉरिन आंटी न मिले और वो लौट आए। पर देर तक खड़े रहने पर भी कली नहीं लौटी। हाथ की घड़ी में 9 बज गए थे। प्रवीर आकर गाड़ी में बैठ गया। कार स्टार्ट करने किंचित झुका और दोनों हाथों पर देर तक टिके चेहरे की परिचित सुगंध ने उसे जकड़ लिया। अंतिम बार निराशा से सूनी गलियों के विचित्र चौराहे की ओर देखकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह घर पहुंचा तो बरामदे में खड़ी परिवार की भीड़ को देखकर खिसिया गया। चिंतित बाबूजी उसकी अनुपस्थिति में कई बार पांडे जी को फोन कर चुके थे। पता नहीं किसी दुर्घटना में न फंस गया हो। बड़ी तेज गाड़ी चलाता है। उनके चिंतातुर स्वर की छूत शायद पांडे जी को भी लग गई थी। कुछ ही देर में गाड़ी में कुन्नी को लेकर वे स्वयं उपस्थित हो गए। चिंतातुर जर्जर दंपत्ति छोटे पुत्र की अकाल मृत्यु से आवश्यकता से अधिक भीरू बन गए थे। कुन्नी को वहीं छोड़कर पांडे जी गाड़ी लेकर नट्टू घोष के यहाँ भी जाकर देख आए थे। लौटकर आ रहे थे कि प्रवीर की गाड़ी देख ली। कहाँ चले गए थे बेटा? हमने तो पूरा कलकत्ता ही छान डाला। कुन्नी तो रोने लगी। बड़े कच्चे दिल की है हमारी कुन्नी। प्रवीर खिसिया गया। बाबूजी को भी क्या सूझी जो उन्हें फोन कर दिया। कुन्नी ने मूक कटाक्ष से भावी पति को बींध कर रख दिया। तू तो कभी इतनी अबेर नहीं करता था लल्ला। यही मैं अभी पांडे जी से कह रही थी। अम्मा भाभी पुत्र वधु के पास ऐसे अधिकार से खड़ी थी जैसे उसका वरण कर अभी अभी डोली से उतारा हो। कुन्नी ने शायद भाभी सास और ससुर की उपस्थिति के सम्मान में सिर ढांक लिया था। सिर ढकने से उसका गोल गोल चेहरा और भी गोल लग रहा था। पति के शुष्क रुष्क उलझे बाल और सुदर्शन चेहरे से वह अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही थी। कल वह चला जाएगा, यही सोचकर स्निग्ध दृष्टि तरल भी हो उठी थी। अब बहुत रात हो गई है समधिन, हमें आज्ञा दीजिए। आपका लड़का घर आ गया, हमारी भी चिंता दूर हुई। बैठिए ना। माया ने 2-3 कुर्सियां खींचकर सामने बढ़ा दी। कुन्नी शायद बैठ भी जाती, पर पांडे जी अधैर्य से उठ गए। नहीं बेटी, अब बैठेंगे नहीं। 10 बजे की ट्रेन से मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। जाने से पहले उन्हें एक बार फिर रिमाइंड करना होगा। अच्छा बेटा, टिल वी मीट। उन्होंने बड़े लाड से भाभी जामाता की पीठ थपथपाई। समधी समधी से विदा ली और अनिच्छा से अड़ती पुत्री को एक प्रकार से खींचकर कार में बिठा लिया। कार के गेट से निकलते ही अम्मा देर से घर लौटे पुत्र के सामने खड़ी होकर रुंधे स्वर में कहने लगी, आज तूने हम दोनों की उम्र कम से कम 20 बरस तो बढ़ा ही दी बेटा। मंत्री जी सब ठीक कर ही देंगे। पांडे जी ने अभी बतलाया कि तू भी 15 अप्रैल के लिए राजी हो गया है। तब तक हमें भी सब सुविधा है। जया का ऑपरेशन मार्च में है और तेरी बदली भी हो जाएगी। इतने आनंद के दिन भी पुत्र के सूखे चेहरे का रहस्य अम्मा की समझ में नहीं आया। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। माया खाने के लिए बुलाने गई तो कह दिया, कहीं खा आया हो। अम्मा भुनभुनाती रही, पर वह नहीं आया। हार कर माया कमरे में ही खीर का कटोरा रखाई। उस रात को प्रवीर ने द्वार की अर्गला खुली ही छोड़ दी। सामान्य हवा के झोंके से भी द्वार हिलता तो वह चौंक कर देखने लगता। क्या पता स्वभाव से ही आनंदी वह आमोदी लड़की कमरे में अचानक कूद कर लंगड़ी कुर्सी में हाथ पांव समेट कर सो जाए। पर वह नहीं आई। आती भी कैसे? क्या वह स्वयं ही उसके चेहरे से अपना चेहरा सटाकर नहीं कह गई थी कि वह अब अपने को ट्रस्ट नहीं करती? दूसरे दिन तो उसे 3 बजे जाना था। क्या पता चलने से पहले शायद आ जाए। पर अपनी व्यर्थ आशा की खोखली ललक को प्रवीर स्वयं जानता था। आने से कौन सी बात बन जाएगी। वह सिर ढककर अम्मा के पास खड़ी कुन्नी को कहीं ढकेल सकता था भला? प्रवीर चला गया और उसके जाने के 3 घंटे के बाद दिन डूबे सूखा चेहरा लटका कर कली द्वार पर खड़ी हो गई। माया कैक्टस के गमले ठीक कर रही थी। उसको देखती हाथ पोंछ कर बढ़ाई। वह उत्साह से जैसे फटी जा रही थी। अरे क्या आप फिर दौरे पर चली गई थी? जानती है बड़े दा की शादी की डेट फिक्स हो गई। अप्रैल में होगी। मैं मार्च के में कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर फिर लौट आऊंगी। दीदी का ऑपरेशन भी है ना। आप तो आएंगी ना शादी में? सूखा चेहरा और सूख गया। फीकी हंसी हंसकर एकदम अपने बड़े भाई की सूरत के ठप्पे की मोहक बहन को कली हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच ले गई। अब देखो माया, कल तो जा ही रही हूँ। नई जगह है और नई नौकरी। अब तो यही समझ लो कि जाना अपने पैरों का है और आना पराए पैरों का। क्या तुम्हारे बड़ेदा चले गए? अरे हाँ, कब के? निर्दोष माया क्या कभी सपने में भी सोच सकती थी कि उसके सामने मुस्कुराती वह भुवन मोहिनी कल उसी के बड़ेदा के कंधे से लगी पल भर को इंद्राणी बन गई थी। बड़ेदा तो 3 ही बजे चले गए। वैसे तो दिल्ली से काबुल पहुंचने में सुना 7 ही घंटे लगते हैं, पर छुट्टी ही नहीं थी।
आशा के निर्वात दीप की मृत प्राय ज्योति किरण भी दब से बुझ गई। जिस दिए को कली ने स्वयं ही फूंक मारकर बुझा दिया था, उसमें क्या एक बत्ती अनजाने में अब तक धुक धुक कर रही थी? क्या पता न गया हो? एक दिन की छुट्टी बढ़ाई भी तो जा सकती थी। जानती हो, बड़ा मजा हुआ। माया ने कली का हाथ पकड़ लिया। सच तुमने मिस किया। कल यहाँ रहती तो तुम कुन्नी को देख लेती। आवेश मूलक तेजस्वी कली झुककर विनम्र हो गई। अच्छा, क्या कल यहाँ आई थी? हाँ, पता नहीं कल पार्टी के बाद बड़े दा कहाँ गायब हो गए। कली का चेहरा चिबुक से लेकर कर्णमूल तक लाल हो गया। सरला माया अपनी धुन में बकती जा रही थी। यहाँ बाबूजी अम्मा का बुरा हाल हो गया। असल में जब छोटे दा का तार आया, तब भी अचानक गोली सी दगी थी। और फिर छोटी भाभी भी पर उगाकर ऐसी ही फुर्र से उड़ गई थी। इसी से दोनों अच्छी बातें तो सोच ही नहीं पाते। कभी कहते लाल बाजार में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, कहीं लल्ला वही न हो। कभी कहते हो न हो मोटर टकरा दी होगी। पांडे जी को फोन कर दिया और वे बेचारे ताबड़तोड़ भागते हुए आए। सुना कुन्नी तो बेचारी रोने भी लगी थी। सौतिया डाह से कली का सर्वांग दहक उठा। एक बार समूचे संसार को भस्म करने की ज्वाला आंखों में फिर से उतर आई। जो निर्मोही तटस्थ होकर उसे बार बार दूर ढकेलता रहा था, आज चलती बेला उसके क्लांत माथे पर अपनी चौड़ी हथेली के पल भर के स्पर्श से उसे किसी अनोखे कीलक से ऐसा भरमा गया था। क्यों कुन्नी के नाम से ही उसका सर्वांग देखने लगा था। जब वह व्हील पर टिकी चौड़ी हथेलियों पर अपने अधरों की सील मोहर लगाने झुकी थी, क्या तब पल भर को भी उसके दिमाग में यह कटु सत्य नहीं कौंधा? सरलता से वश में आ गई नारी क्या कभी स्थायी रूप से पुरुष के हृदयासन पर आसीन होकर रह सकती है? कभी नहीं। किसी भी क्षण कुन्नी आकर उसकी खोखली अनामासील मुहर को व्यर्थ कर सकती है। कुन्नी का कुल है, गोत्र है, खानदान है, पिता की प्रतिष्ठा है। और कली का न कुल है, न गोत्र, न खानदान है, न पिता की प्रतिष्ठा। अरे, आपने तो सामान भी बंद कर लिया। अम्मा ने तो मुझे यही देखने भेजा था कि देख आऊं आप आ गई या नहीं। और मैं यहाँ बातों में लग गई। कह रही थी कल तो बेचारी इतनी दूर चली जाएगी, दो बेला उसे उसके पसंद की सब चीजें खिला दूं। और पसंद भी कैसी आपकी? उसने हंसकर कली की उदासी का व्यूह भंग करने की चेष्टा की। सुना आपको करेला बेहद पसंद है। क्या करूं माया? कली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें माया के भोले चेहरे पर जड़ दी। मुझे हमेशा कड़वी चीजें ही पसंद आती है, पर आज तो कुछ भी खाने का जी नहीं कर रहा है रे। बेहद थक गई हूँ। वाह जी, थक कैसे गई हैं? हम आपके लिए इतनी सारी चीजें बनाकर भूखे बैठे हैं। माया उसे चौके में खींच ले गई। जया दामोदर पुत्री सहित सिनेमा देखने चले गए थे। 2 दिन पूर्व अपने कमरे से ही कली ने भयानक गृह युद्ध की एक एक चिनगारी उड़ती देखी थी। रात भर जया की सिस्कियों ने उसे सोने नहीं दिया था। लगता था क्रोध से भुनभुनाती रोती कलपती जया किसी भी क्षण पति को धक्का मारकर कमरे से बाहर कर देगी। पर कैसा विचित्र मनोमालिन्य था इस दंपत्ति का। कभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे और कभी प्रणय के। अम्मा ने कली की थाली को कटोरियों से सजा दिया तो वह हंसने लगी। लगता है कल प्लेन में ही अपच होकर मर जाऊंगी अम्मा। चुप कर। इतनी दूर जा रही है और ऐसे अलच्छनी बातें मुंह से निकाल रही है। मरे तेरे दुश्मन। मेरा तो मन न जाने कैसा कर रहा है कली। वहां तो सीता जी को भी राक्षसियों ने घेर लिया था। उन्हें छुड़ाने जैसे राम जी आए थे। भगवान करे तुझे छुड़ाने भी कोई आ जाए। जिन राम जी को छुड़ाने मैं बुलाऊंगी, उनका नाम सुनकर फिर क्या तुम उन्हें आने दोगी अम्मा? फिर तो शायद तुम अपने चौके से मुझे अब भी बाहर खदेड़ दोगी। कली करेले को मुंह में भरकर चूसती हुई अम्मा को छेड़ने लगी। अम्मा का चेहरा न जाने कैसा होगा। क्यों री? क्या कहीं किसी मुसल्ले या किरस्तान से तो शादी नहीं कर रही है? ऐसा मत करना कली। कितनी बार तुझसे तेरे माँ बाप का पता मांग चुकी हूँ, पर तू दे तब ना। क्या करोगी पता लेकर अम्मा? कली के मुख में पड़ा करेला अपनी स्वभावगत कटुता खोकर कितना मीठा लग रहा था। अरे करूंगी क्या बावली? यही लिखूंगी कि ऐसे सोने का टुकड़ा लड़की दी है भगवान ने, पीले हाथ करके राजरानी बना डालो। पर राजा मिले तब ना अम्मा। कली की बड़ी बड़ी आंखों में क्षण क्षण बदलते रंगों को माया एकटक देख रही थी। इसी से तो रावण के देश में जा रही हूँ। वह अंगुलियां चाटती उठ गई। अरे तुझे कौन बातों में हरा सकेगा? अम्मा उठकर कटोरी भरकर खीर ले आई। लल्ला को हमारे खीर बेहद पसंद है, उसी के लिए बनाई थी। पर खाई कहाँ, 2 चम्मच खाकर ही उठ गया। कली हास परिहास सब भूल गई। विवेकहीन जिह्वा पर एक ऐसी निर्लज्ज याचना फिसलते फिसलते रुक गई। वही झूठी खीर मुझे ला दो ना अम्मा।
जीभ न काट लेती तो शायद सचमुच ही अपनी स्वाभाविक मुंहफट निर्लज्जता से उस जूठी खीर के कटोरे को मांग बैठती। उस दिन माया स्वयं ही जिद करके उसके पास सो गई। आप तो कह रही हैं अभी आप अपना नया पता भी नहीं जानती। अच्छा तो आप ही हमको पहले चिट्ठी लिखिएगा, हमारा पता तो आप जानती है ना। माया हंसकर उसकी ओर करवट बदल कर लेट गई। काश उस पते ही को कली भूल पाती। क्यों नहीं लिखूंगी माया। कली ने उस सामान्य परिचिता स्नेही लड़की की मुट्ठी दोनों हाथों में पकड़ ली। उस चेहरे को देखकर यत्न से भुलाया गया दूसरा चेहरा सामने आ गया। उसे शायद वह अब कभी नहीं देख पाएगी, पर क्या पता वह उसे देख ले। पत्नी के साथ देखी गई किसी फैशन परेड में, विश्व मेले के सजे कक्ष में, या किसी फैशन पत्रिका के मुखपृष्ठ पर। एक बार कली के जी में आया कि एक दिन के लिए इलाहाबाद चली जाए। विवियन से मिलकर उसे अपने जीवन के नए मोड़ पर पल भर को खड़ी करने में दोषी क्या था। वह तो प्रवीर को देख भी चुकी थी और देखकर शायद कुछ अप्रसन्न भी हुई थी। पर स्टेशन चलने का समय हुआ तो डाकिया विवियन का पत्र दे गया। पढ़ते ही कली ने झुंझलाकर फाड़ दिया। अब क्या करेगी इलाहाबाद जाकर, जिसे देखो वही घोंसला बनाने के लिए तिनके चुन रहा है। विवियन की सगाई हो गई थी और निकट भविष्य में होने वाले अपने विवाह के ड्रेसों की शॉपिंग के लिए वह कली को लेकर दिल्ली जाना चाहती थी। कली को क्या यही काम रह गया था। मॉडल है तो क्या वह अपने मित्रों प्रियजनों की भी मॉडल ही बनती रहेगी। अब न वह किसी को अपना पता देगी, न चिट्ठी लिखेगी। किसी केंद्रच्युत उल्काखंड सी वह नवीन परिवेश में घड़ी डुबकी लेकर ही ऐसी छिप जाएगी कि कोई जाल बिछाकर भी उसे न ढूंढ सके। ऐसी ही पहली डुबकी दी थी स्वयं उसकी जन्मदायिनी जननी ने, जब उसका नन्हा गला घोंटकर उसे एक अनजानी गोदी में पटक दिया था। दूसरी डुबकी खिलाई थी नियति ने, जब पीली कोठी, बड़ी माँ वाणी मौसी और काकातुआ का पिंजरा सब हाथ हिला हिलाकर एक साथ किसी धुंधले पर्दे के पीछे छिप गए थे। तीसरी डुबकी उसने स्वयं ली थी इस महानगरी में, जहाँ न फिर अम्मा उसे ढूंढ पाई थी, न रोजी आंटी। पर इस डुबकी को किसी पेशेवर गोताखोर के चातुर्य से ही लेना होगा, जिससे ऊपर उठते बुलबुले देखकर गहरे जल के अतल तल में डूब गई उसकी सुकुमार देह के लिए सब मातम मना ले। न अब उसे इलाहाबाद जाना होगा, न पौंडीचेरी। चंचल मन में उठ रही तर्क वितर्क की आंधी को उसने अपने अविवेक के वातायन द्वार को यत्न से मूंद कर बाहर ठेल दिया। अब वह भारत नहीं लौटेगी। गाड़ी चलने लगी तो पल भर को जी न जाने कैसा हुआ। कुछ देर तक वह जगमगाती रोशनियों के उस विराट कार्निवल से शहर को देखती रही। फिर उसने खिड़की ही बंद कर दी। अचानक उसकी दृष्टि ऊपर और नीचे के बर्थ पर सिर से पैर तक एक सी नारंगी चादर ओढ़े जोड़े पर पड़ी। ऊपर के बर्थ पर सो रहे व्यक्ति के सिरहाने एक काला कमंडलू धरा था और खूंटी पर लटकी एक लंबी सुपारी के से दानों की रुद्राक्ष की माला रेल के झटकों के साथ झटकती ताल सी दे रही थी। चादर का रंग भी नारंगी नहीं, गेरुआ था। इतना लंबा सफर और साथ में साधुओं का यह एरिस्टोक्रेटिक जोड़ा। फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे उस मुर्दा बंद सिर मुंह ढांप ढोप कर सोने वाले सह यात्रियों की रहस्यमय उपस्थिति से कली सहमी हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी सहमने वाली लड़की वह नहीं थी, बल्कि देखा जाए तो उसी की उपस्थिति आज तक ऐसे 20 ही निद्रामग्न यात्रियों को सहमा चुकी थी। इतने बड़े स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर भी दोनों क्या चरस की दम लगाकर सो रहे थे। ऊपर सो रहे यात्री का गोरा अंगूठा उसे एक बार देखा और वह समझ गई कि यह कोई विदेशी नया नया दीक्षित स्वामी है। चलो अच्छा ही हुआ, चेंचे पेपे करते बच्चों वाला कोई परिवार साथ चलता या कोई नवविवाहित जोड़ा ही सहयात्री बन गया होता तो वह बौखला जाती। जैसे उखड़ा मोड़ लेकर वह कलकत्ता छोड़ रही थी, उसके लिए ऐसा साहचर्य ही उसे शोभा देता था। अगल बगल में सो रहे उन लंब तड़ंग खबीज से साधुओं के जोड़े को देख उसे किसी भी संशय ने सशंकित नहीं किया। वह तकिया ठीक से लगाकर सोने ही जा रही थी कि ऊपर बर्थ पर पड़ी चादर हिली और पलक झपकाते ही वह व्यक्ति नीचे उतर गया। लग रहा था नीचे उतरने में उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। शायद उसके भयावह रूप से लंबी टांगे उसके बैठते ही स्वयं जमीन को छू गई थी। धुंधले नीले बल्ब की रोशनी में उसके फिक्सों से सवारे गए जटाजूट को कली ने कनखियों से देख लिया। गोरे चेहरे पर यत्न से छठी संवरी दाढ़ी और चिकनी मूछे रामलीला के बनवासी रामचंद्र जी की सी ही नकली दाढ़ी मूछों की सी बनावटी लग रही थी। उसने एक बार उड़ती दृष्टि से कली की ओर देखा, फिर नीचे सो रहे अपने साथी को कंधा पकड़कर हिलाने लगा।
खाना निकालो जी, बड़ी भूख लगी है। नींद का बहाना बनाए आंखों तक चादर की यवनिका को सुविधा अनुसार उठाती गिराती कली चुपचाप पड़ी उस राजसी संत समागम का आनंद ले रही थी। दूसरी चादर का आवरण हटा और कली ने देखा कि जग कर बैठने वाली संत नहीं संतनी थी। ऊपर की बर्थ से नीचे उतर उसे जगाने वाला गैरिक वसंतधारी स्वामी उसके पास बैठ गया और धीमे स्वर में फुसफुसाने लगा। कभी कभी रात्रि की निस्तब्धता में ऐसी फुसफुसाहट नगाड़े दमामे की चोट से भी अधिक स्पष्ट होकर कानों में बजने लगती है। कौन है यह? कहाँ से चढ़ी? पुरुष के कंठ ने पूछा। पता नहीं, मैं तो सो गई थी। लगता है सियालदह से ही बैठी है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वह उठी और कली ने फिर पतली चादर के ताने बाने के औदार से देखा कि उठने वाली भी अपने गैरिक वसंतधारी साथी की भांति कद्दावर ऊंची हष्टपुष्ट महिला है। रंग सांवला होने पर भी चेहरे की बनावट अनुपम थी। गेरुए रंग की चुस्त सलवार और किसी साईं बाबा के से ढीले कुर्ते में छिपी स्वामिनी की कलात्मक रुचि को कली की मॉडल की दृष्टि ने पल भर में भांप लिया। उस सन्यासिनी ने अपने डल ड्रेस को जैसा स्मार्ट बनाकर पहन लिया था, उसे शायद विदेश की किसी मॉडलिंग स्कूल की छात्रा भी वैसी लुभावनी सज्जा में नहीं साध सकती। शरीर की कृशता स्वाभाविक नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि पोलो की घोड़ी की कृशता की भांति वह चाबुक से साध कर बनाई गई थी। चेहरे की वयस 40 के ऊपर, बड़े बड़े चपल खंजन नैनों की 20 के आसपास और कसी कमीज में यत्न से कसकर घटाई गई कृशता की वयस देखने वालों को अनायास ही अपने 18 वर्ष के कैशोर्य की मरीचिका में बांध सकती थी। स्टील का कटोरदान खोलकर वह बड़े धैर्य से बार बार सामने के बर्थ पर पतली चादर से मुंह ढांपकर पड़ी कली की ओर साम कर देखती और कटोरदान के डिब्बे को साथी के सामने सजाती जा रही थी। उसके हाथ से डिब्बे एक प्रकार से अधैर्य से छीनने को तत्पर उसका बुभुक्षित साथी इधर उधर देखे बिना किसी भूखमरे कंगले भिक्षुक की भांति कचर कचर खाए जा रहा था। बीच बीच में उसकी गंभीर संगिनी उसे कटोरदान का जल तरंग बजाने पर या गिलास लुढ़का देने पर धीमे स्वर में टोकती भी जा रही थी। शोर मत करो प्लीज, कहीं वह जग न जाए। पर कली के जग जाने का ऐसा क्या भय? ओह, अब समझ में आया। कली ने करवट बदलकर हंसी रोक ली। स्वामी जी ने कटोरदान से 2 उबले अंडे एक साथ निकालकर मुख में धर लिए और निगल भी लिए और फिर दूसरे कटोरदान से किसी प्रागैतिहासिक युग के से जीव का विराट हड्डा निकालकर चिंचोड़ने लगे थे। सचमुच ही तो संगिनी का सहमना उचित ही था। सिर पर जटाजूट, ठुड्डी पर लंबी दाढ़ी, गैरिक वसन, कंठ में रुद्राक्षी माला, सिरहाने कमंडलू और अंडों हड्डियों का फलहार। देखने वाला भी आखिर क्या कहेगा? पर खाने वाले को किसी की चिंता नहीं थी। करवट बदलने पर भी कली बड़ी देर तक उनके सुदीर्घ भोजन की कचर कचर सुनती रही थी। फिर उसने स्वामी जी के गटागट गुटके गए किसी रहस्यमय पेय की गटगट का ध्वनि संगीत भी सुना। क्यों जी, पीली पत्तियों वाला जर्दा नहीं लाई क्या? उनका झुंझलाया स्वर ही उनके क्रोधी असंयमी स्वभाव का स्वयं परिचय दे गया। शांत सहचरी से निश्चय ही भूल हो गई थी। वह बड़ी देर तक नम्र स्वर में क्षमा मांगती जा रही थी, पर उनकी बिड़ुल बंद नहीं हुई। क्यों खाए हम तुम्हारा काला तंबाकू? जानती हो कि हमें तुम्हारा वह काला बारूद एकदम नापसंद है। अपनी चीज रखना तो नहीं भूली, हमारी चीज भूल गई। अब किसी स्टेशन पर उतर कर हमें किसी पान वाले से खरीद कर ला देना। बिना पीली पत्ती के हमें नींद नहीं आती। फिर शायद किसी उदार पान वाले ने उनकी खुराक जुटा दी थी, क्योंकि तड़के ही कली की नींद टूटी तो स्वामी जी घर्राटे ले रहे थे। घर्राटे भी ऐसे कि आरोह से अवरोह तगड़ा। पाँव नहीं फटी थी। कली खिड़की खोलकर बैठ गई। भागते वृक्ष और खेत खलियानों के बीच रेल की खुली खिड़की से उसे ऐसी अस्पष्ट लुका छिपी खेलते म्लान सूर्य की किरणों को ढूंढने में बड़ा आनंद आता था। दूर दूर तक फैले ताड़ के पेड़ों का झुरमुट और झोपड़ियों का क्षण क्षण बदलता शिल्प आंखें बांध रहा था। कैसा विचित्र था भारत! प्रत्येक दिशा के शिल्प में बहुरूपी शिल्पी की विभिन्न शैली। उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो शायद वह शिल्पी पेस्टल रंगों से बनाकर चित्र प्रस्तुत करता। उस प्रातःकालीन सूर्य के रक्ताभ किरणों के सरसों के पीताभ पुष्पों से संगम में रंग भरने के लिए रंगभीनी तूलिका से एक काम नहीं चलता। पल पल में रंग बदलते सरसों के खेत, हवा में झूमती गेहूं की बालियां, तराई के संगम से हाथ हिला हिला कर विदा लेती कुमाऊं की दुर्गम पर्वत श्रेणियां, नहरों का क्षीण कलेवर, वैसा ही बहुरंगी वैभव, वैसा ही मेल खाता प्रकृति प्रदत्त अनुपम पेस्टल रंग। पर एक ही बात थी, उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो वह क्या इतने तड़के ऐसे खिड़की खोलकर देख पाती? कतार की कतार में लोटा लेकर बैठी निर्लज्ज गंवारू भीड़ प्रकृति के उस सुरम्य चित्र में कोलतार पोत कर रख देती। लगता था ससुरे रेलवे टाइम टेबल देखकर ही लोटा लेकर जम गए।
जितनी बार वह मंद स्मिता उषा का स्वागत करने ट्रेन की खिड़की खोलकर मुंह बाहर निकालती, उतनी ही बार मीलों तक फैली लोटाधारी निर्लज्ज पंगत करारा थप्पड़ मारकर उसका मुंह खिड़की के भीतर कर देती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका 14वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, रोचक लग रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही उपन्यास के 15वें विभाग के साथ में। वाचन सुनने के लिए धन्यवाद।